नर हो न निराश करो मन को, कुछ नाम करो कुछ काम करो। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। लल्ला, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है, वो पल आ गया है, वो समय आ गया है। यूपीएसआई भर्ती की डेट भी निश्चित हो चुकी है, आपके फॉर्म ऑनलाइन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। और जो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, यूपीएसआई भर्ती 2025 हिंदी का सेट नंबर 9 लेके आया हूं। लल्ला, ये सेट नंबर 9 आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा यदि आप मेरे साथ 58 सेट की सॉल्विंग करके जाओगे तो उत्तर प्रदेश दरोगा के एग्जाम को आप नस्ते नाबूद कर दोगे। ये आज जो मैं सेट लेके आया हूं, ये प्रीवियस ईयर पेपर अमोघ अस्त्र सीरीज वही सीरीज आई है और ये सीरीज 12/11/2021 शिफ्ट 3 में पूछा हुआ हूबहू प्रश्न पत्र है। तो देर ना करते हुए एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो भैया आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक वाली बटन को दबा दीजिएगा और कमेंट खटाखट करके अपना जवाब दीजिएगा, उत्तर दीजिएगा। चलिएगा हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला मैं आपके सामने लेके प्रस्तुत हो रहा हूं। लल्ला देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा गया है, आपके आंखों के सामने आपको दिख रहा है। देरिदा का जन्म कहां हुआ था? तो लल्ला आपसे पूछा जा रहा है कि देरिदा का जन्म कहां हुआ था? अल्जीरिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। सबसे पहली बात बता दूं तो लल्ला, ये जो देरिदा था ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था भैया? फ्रांसीसी दार्शनिक था। और इसका जो जन्म हुआ है भैया, इसका जन्म कहाँ हुआ है लल्ला? अल्जीरिया में हुआ है। तो पहले का आपका दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है लल्ला, इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? आपको काल बताना है और आप जानते हैं कि काल कितने प्रकार के होते हैं। तो लल्ला, काल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो आपका क्या होता है? वर्तमान काल होता है। और दूसरा आपका क्या होता है लल्ला? भूतकाल होता है। और तीसरा आपका क्या होता है भैया? भविष्य काल होता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अभी आप तुरंत पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सा काल है लल्ला? वर्तमान काल है। भूतकाल जैसे मैंने आपके पिछले के दिनों में मैंने आपको पढ़ाया है, वो आप पढ़े हैं, वो क्या है लल्ला? भूतकाल है। भूत वो है जो दिखाई नहीं देता है। आगे आने वाले दिन में मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो क्या है लल्ला? भविष्य काल है। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? तो सामान्य भूतकाल है। इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा। राम बहुत बहादुर है। राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? लल्ला, आपको बता दें कि संज्ञा और सर्वनाम पद को ही क्या कहा जाता है भैया? विशेष से कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? संज्ञा और सर्वनाम पद को ही क्या कहा जाता है? विशेष से कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में, पूरे सकल जहान में, क्षर अक्षर जगत में जिस भी चीज का अस्तित्व है वो क्या है भैया? संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो आपको बताना है राम बहुत बहादुर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है। और जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं लल्ला? विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की विशेषता बताते हैं भैया, उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। प्रश्न के माध्यम से समझिएगा लल्ला, राम बहुत बहादुर है। बहादुर ये राम की विशेषता बता रहा है, तो बहादुर क्या है लल्ला? विशेषण है। बहुत क्या है भैया? ये विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता को बता रहा है। विशेषण से पहले आकर विशेषण की विशेषता बहुत बता रहा है, इसलिए ये क्या है लल्ला? प्रविशेषण है। और राम अपने आप में संज्ञा है। और संज्ञा और सर्वनाम पद को ही क्या कहा जाता है लल्ला? विशेष से कहा जाता है। तो आप हमारी बातों को हमें लगता है कि पूरी तरीके से समझ चुके हैं। कौन सा जवाब सही है? तो आप बताओगे बी इज द राइट आंसर। बहादुर अपने आप में क्या है लल्ला? विशेषण है। और बहुत अपने आप में क्या है भैया? बहुत अपने आप में क्या है भैया? प्रविशेषण है। और है अपने आप में क्या है लल्ला? सहायक क्रिया है। क्या है लल्ला? सहायक क्रिया है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा।
बने रहिएगा मेरे साथ मेरे दोस्त, ये क्योंकि ये पेपर आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। जिस दिन आप अपने एग्जाम में बैठोगे उस दिन आपको मेरे प्रीवियस ईयर पेपर की याद जरूर आएगी, और साथ में जब आप यहां से पढ़ के जाओगे और खटाखट आंसर को लगाओगे तो पेपर से निकलने के बाद आपको मेरी भी याद आएगी। तो यहां पे देखिएगा, अगला देखिएगा, निर्देश लिखा गया है 4 से 6 अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। आपको अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों का सही जवाब चुनना है। यहां पे देखिएगा, हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवाद व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथों में कैद हैं। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट के मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। देश का कर्मठ, ईमानदार, बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी 2 जून की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्सों के हाथों में फंस चुका है। नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवा पाना असंभव ही है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हजूरी करके अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने की सामर्थ्य रखता है, वह आज के युग में उतना ही सफल व्यक्ति माना जाता है। रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। तो लल्ला एक एक प्रश्न को आपको पढ़ के ईमानदारी के साथ आपको जवाब देना है। प्रश्न बेहद आसान है जिनको आप देखेंगे। देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है? तो पहला ऑप्शन आपका कहता है तकनीकी ने, दूसरा ऑप्शन कहता है रिश्वतखोरी ने, तीसरा ऑप्शन कहता है जी हजूरी ने, चौथा ऑप्शन कहता है बेरोजगारी ने। तो लल्ला जो आपका बिल्कुल सही और सटीक जवाब है वो कहता है, क्या कहता है लल्ला? रिश्वतखोरी ने ही भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। तो बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ हैं? मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सर्वहारा वर्ग, उक्त सभी? तो डी इज द राइट आंसर। ये उक्त सभी हमारे देश के इन वर्गों के लोग ही मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में क्या है भैया? असमर्थ है। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। खटाखट अपना आप जवाब कमेंट के माध्यम से देते रहिए, बताते रहिए कि कौन सा जवाब सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। लिखा गया है लल्ला, नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लिप्त हो गई है? समाज सेवा में, शासन व्यवस्था में, भ्रष्टाचार में, स्वार्थ लिप्सा में। तो सी इज द राइट आंसर, भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा भैया, क्या लिखा गया है? जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? सबसे पहली बात तो जान लीजिएगा भैया, ये जो वाच्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या आता है? कर्तृवाच्य आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है भैया? कर्मवाच्य आता है। और तीसरे नंबर पे क्या आता है लल्ला? भाववाच्य आता है। क्या आता है भैया? भाववाच्य आता है। यहां पे आपका प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो, जब कर्ता की बात आई है तो कर्तृवाच्य होगा। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देर ना करते हुए फटाफट आप भी जवाब अपना देते रहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिए लल्ला कौन सा जवाब आपका सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है। देखिएगा, इसमें लिखा गया है इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? लल्ला आपको जवाब देना है, मूल का अनेकार्थी शब्द कौन है? क्या भूमि होगा? नहीं, ये तो कदापि नहीं हो सकता है। क्या पत्थर होगा? नहीं, पत्थर अपने आप में तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होता है लल्ला वो प्रस्तर होता है। क्या जोड़ होगा? नहीं, जोड़ भी नहीं होगा। होगा क्या? बी इज द राइट आंसर। मूल का विलोम क्या होगा? जड़ होगा।
सॉरी मूल का अनेकार्थी आपसे पूछा है तो मूल का अनेकार्थी जड़ होगा, और अगर मूल का विलोम आपसे पूछा जाए तो आप निर्मूल बना दोगे लल्ला। अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, बेहद खूबसूरत सा प्रश्न है, 10 से अधिक बार ये पूछा जा चुका है और फिर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और इस शब्द का आप उपयोग भी बहुत ज्यादा करते हैं। देखिएगा क्या लिखा गया है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको जवाब देना है। आशीर्वाद लिखा गया है, फिर आशीर्वाद लिखा गया है, फिर आशीर्वाद लिखा गया है, तो चारों जगह पे एक आपका एक ऑप्शन सही है। वो कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बताइए लल्ला, तो मैं आपको बता दूं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आप जवाब दीजिए, क्या ये वाला ऑप्शन सही है? नहीं, ये तो गलत है। ये वाला सही है? नहीं, ये भी गलत है। ये वाला सही है? नहीं, ये भी गलत है। सही कौन सा है? सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा भैया, 10 क्या कहता है आपसे, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था? तो आपको बता दूं, रामचंद्र शुक्ल जी ने किया नहीं था, डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने किया था। इनके पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इनकी पुस्तक का नाम है। और गारसा दत्ताती ने हिंदी साहित्य की प्रथम पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है इस्तवार दालाते लिटरेतुई एंदुई हिंदुस्तानी, उसका नाम है। जिस पुस्तक का नाम है उसको किसने लिखा था? गारसा दत्ताती जी ने लिखा था। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है, आपको जवाब देना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। गर्दन पर बैठ जाना, पीछा न छोड़ना, जान से मार डालना, गर्दन दबाना। तो गर्दन पर सवार होना मतलब भैया पीछा न छोड़ना, बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं लल्ला। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछा जा रहा है, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या 28 मात्रा होती है? नहीं। 16 मात्रा होती है? नहीं। 26 मात्रा होती है? नहीं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आपको जवाब देना है कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होगा किसमें? पांडित्य में। सबसे पहली बात तो आप ये जानो कि प्रत्यय होता क्या है लल्ला। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, शब्दों के टुकड़े होते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, सेम उसी तरीके से ये शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में या अंत में लगकर उसके पूरे के पूरे अर्थ को बदल देता है लल्ला। जैसे देखिएगा यहाँ पे हार लिखा गया है, क्या लिखा गया है? हार लिखा गया है। हार का मतलब होता है पराजय, लेकिन अगर हम इसके सामने लिख दे बी उपसर्ग लिख दे तो ये क्या बन जाएगा लल्ला? बिहार बन जाएगा। और यही हार में यदि प्रा उपसर्ग लगा दे तो क्या बन जाएगा? प्रहार बन जाएगा। और जैसे देखिए दुकान लिखा गया है, मूल शब्द है, अगर प्रत्यय लगा दे तो ये दुकानदार बन जाएगा। तो लल्ला उपसर्ग और प्रत्यय अपने आप में क्या होता है? एक शब्दांश होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं, शब्दों के टुकड़े होते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं जबकि प्रत्यय के शब्द के अंत में लगते हैं। तो पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो पांडित्य में जो आपका प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है लल्ला, वो या प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा भैया लिखा गया है, विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में है? 4, 2, 3। 2 ग्रंथ भैया अवहट्ट में है और उन दोनों ग्रंथों का नाम है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि ये वही प्रश्न है, वही प्रीवियस ईयर पेपर है, 2021 में पूछा हुआ पेपर है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, सब कुछ आपको आपकी आंखों के सामने हम दिखाएंगे। लेकिन लास्ट तक आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। जब आप लास्ट तक पढ़ोगे तो आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ हमने आज कुछ पढ़ा है, और ये वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा जिस दिन आप यूपीएसआई का एग्जाम देके आओगे। ये 58 सेट की सीरीज आपके जीवन को बदल देगी और आपके कंधों पे सितारा लगाने का काम करेगी लल्ला। तो बने रहिएगा, डगमगाइएगा मत, हिलिएगा मत, वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। विश्वास करिए मेरे दोस्त, जिस दिन एग्जाम होगा और ये 58 सेट आप सॉल्व करके जाओगे उस दिन आपकी अंतर आत्मा बया करेगी हाँ हमने कुछ पढ़ा है।
चलिएगा प्रश्न के माध्यम से एक एक बातों को समझते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है भैया, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। लल्ला आपको बताना है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आज अपनापन कहाँ है, तो इसमें तो भैया हुआ नहीं है। और देखिए भैया कहाँ है के बाद भैया प्रश्नवाचक वाक्य लगना था, इसका चिन्ह लगना था, लगा नहीं हुआ था लेकिन हमने लगा दिया है। दूसरी बात है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। जब आप शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए हो, कहने वाले के लिए हो, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होता है लल्ला, निजवाचक सर्वनाम होता है। और ये बी वाले ऑप्शन में कह रहा है यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, मतलब यह समस्या मैं अपने आप ही हल कर लूंगा। ये आप शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए हो रहा है, अर्थात कहने वालों के लिए हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या होगा लल्ला, बी इज द, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी इज द राइट आंसर। और ये आप निजवाचक के लिए आया है। जब इस आप का प्रयोग सम्मानजनक हो तो वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष होता है लल्ला। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं लल्ला। बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, न जाने कितनी बार पूछा गया है और यह प्रश्न हमेशा पूछता है। तो देखिएगा भैया, वैसे मैं बता दूं कि शब्द के जो भेद होते हैं लल्ला वो 4 भेद होते हैं। पहले नंबर पे जो होता है भैया वो क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पे। दूसरे नंबर पे जो होता है भैया वो क्या होता है, व्युत्पत्ति के आधार पे। और तीसरे नंबर पे जो होता है लल्ला वो क्या होता है, अर्थ के आधार पे। और चौथे नंबर पे जो होता है भैया वो क्या होता है, विकार या रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पे होता है भैया। विकार या रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पे होता है। तो उत्पत्ति का भैया अन्य नाम भी है, उत्पत्ति को आप उत्पन्न भी बोल सकते हो और इसी उत्पत्ति उत्पन्न को आप स्रोत भी बोल सकते हो। तो उत्पत्ति उत्पन्न और स्रोत के आधार पर सॉरी भैया शब्द के 4 प्रकार होते हैं लल्ला। पहले नंबर पे क्या होता है, तत्सम, और दूसरे नंबर पे क्या होता है, तद्भव, और तीसरे नंबर पे क्या होता है लल्ला, देशज, और चौथे नंबर पे क्या होता है भैया, विदेशज। तो आपको पता चला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पन्न के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं लल्ला, 4। तत्सम का मतलब होता है लल्ला तत्धन सम, तत् मतलब होता है भैया उसके, सम मतलब समान, किसके भैया, मूल भाषा अथवा संस्कृत भाषा के समान वाले शब्दों को ही हम तत्सम बोलते हैं। वे शब्द जो हिंदी में आके अपने रूप को नहीं बदलते हैं, जो कि त्यों प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्दों को हम तत्सम कहते हैं भैया। अगला लिखा गया है, क्या लिखा गया है लल्ला, तद्भव लिखा गया है। वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपने रूप को बदल लेते हैं, ऐसे शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। अगला देशज लिखा गया है भैया, इसको जब आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा। देश धन जा, जा मतलब जन्म लेने वाला, कहां, अपने देश में, अर्थात ग्रामीण आंचलिकता के प्रभाव से जो शब्द अपने देश में यूज किए जाते हैं उनको देशज शब्द कहा जाता है। जैसे राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने 2 शब्दों का यूज किया था, खटाखट, फटाफट, तो दोनों शब्द किस भाषा का है लल्ला, देशज भाषा का शब्द है। घड़बड़ाहट, हड़बड़ाहट, ये सब किस भाषा का शब्द है लल्ला, देशज भाषा का शब्द है। अगला विदेशज लिखा गया है, तो विदेश धंजा, विदेश में जन्म लेने वाले शब्दों को विदेशज कहा जाता है। अर्थात हिंदी और संस्कृत भाषा को छोड़ के बाकी अन्य भाषा के शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। और विदेशज शब्द के अंतर्गत हम पुर्तगाली, अरबी, फ्रांसीसी, डच, जापानी इत्यादि भाषाओं का हम अध्ययन करते हैं। चलिएगा भैया, दूसरे नंबर पे व्युत्पत्ति लिखा गया है। व्युत्पत्ति को लल्ला व्युत्पन्न भी बोला जा सकता है, और क्या बोला जा सकता है, रचना भी बोला जा सकता है, और क्या बोला जा सकता है, बनावट भी बोला जा सकता है, और क्या बोला जा सकता है लल्ला, संरचना भी बोला जा सकता है, और आकृति भी बोला जा सकता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं, और यही आपसे पूछा है व्युत्पत्ति के विचार से शब्द के कितने भेद हैं भैया, 3 भेद हैं। और इस 3 भेद का आपको नाम बता दे लल्ला। तो पहले नंबर पे रूढ़ होता है, और दूसरे नंबर पे क्या होता है भैया, यौगिक होता है, और तीसरे नंबर पे क्या होता है लल्ला, युग रूढ़ होता है। अब रूढ़ के बारे में बता दूं तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, न संधि होगी, न समास होगा, न उपसर्ग होगा, न प्रत्यय होगा। और यौगिक के बारे में बता दूं लल्ला, तो रूढ़ यौगिक
शब्द का निर्माण भी दो रूढ़ शब्दों से मिलकर होता है और योगरूढ़ शब्द का भी निर्माण दो रूढ़ शब्दों से मिलकर होता है, परंतु ये किसी तीसरे की तरफ संकेत व इशारा करते हैं। तीसरी बात, शब्द के प्रकार में अर्थ के आधार पर शब्द के भैया दो प्रकार होते हैं, एक सार्थक होता है और एक क्या होता है लल्ला, निरर्थक होता है। और विकार या रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं, एक लल्ला क्या होता है, विकारी होता है और एक क्या होता है भैया, अविकारी होता है। और लल्ला आपको यहीं पे बता दूं तो विकारी के अंतर्गत हम संज्ञा का अध्ययन करते हैं और सर्वनाम का अध्ययन करते हैं और विशेषण का अध्ययन करते हैं और भैया किसका अध्ययन करते हैं भैया, क्रिया का अध्ययन करते हैं। जबकि अविकारी का ही दूसरा नाम लल्ला क्या है, अव्यय है और अव्यय के अंतर्गत हम संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय का अध्ययन करते हैं। और क्रिया विशेषण अव्यय को भी 8 पार्टों में बांट के हम अध्ययन करते हैं लल्ला। तो कौन सा जवाब सही है बता दो, खटाखट दे दो अपना जवाब। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है मेरे दोस्त, अगर लग रहा है कि कंटेंट पे काम हुआ है तो एक बार आप वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए, बता दीजिए अपने हर साथी को, अपने हर दोस्त को, अपने हर सगे संबंधी को, अपने हर मित्र को, बता दीजिए अपने हर अनुज अग्रज को। रोजाना रात को 8 बजे चलने वाली क्लास, हिंदी वाली क्लास अमोघ अस्त्र सीरीज का सेट नंबर 9 आ चुका है, वही सेट नंबर 9 जो यूपीएसआई को नस्ते नाबूद करेगा। देखिएगा प्रश्न के माध्यम से समझिएगा, क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। क्या यह बात सत्य है? नहीं लल्ला, ये बात तो सरासर गलत है, इसको सत्य कहा ही नहीं जा सकता है। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। नहीं भैया, ये बात भी गलत है। अगला देखिएगा, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। राम खाना खाकर सो गया, पहले खाना खाया उसके बाद फिर क्या किया, सोया। तो कौन सा जवाब सही है? सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। एक बार भैया सेशन को लाइक कर दीजिए, जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। देखिएगा अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है और देखिए क्या लिखा गया है। या देख गगन मुझमें लय है, या देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझमें, संसार फूलता है मुझमें। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो लल्ला आपको जानकारी के लिए बता दूं तो इसमें कौन सा रस है भैया? अद्भुत रस है। कौन सा रस है भैया? अद्भुत रस है, जिसका अस्थाई भाव क्या होता है भैया? भयानक होता है। और रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है भैया? क्रोध होता है। और शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है भैया? निर्वेद होता है। और वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है लल्ला? उत्साह होता है। रणवीर चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। कौन सा रस है लल्ला? वीर रस है। चढ़ चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। कौन सा रस है लल्ला? वीर रस है। तो कौन सा जवाब सही है? बी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखिएगा, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। क्या लिखा गया है लल्ला? इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? राग दरबारी, कर्मभूमि, शेखर एक जीवनी, झूठा सच। तो डी इज द राइट आंसर। आइए इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें भी करते हैं, उपन्यास और लेखक के बारे में भी जानते हैं। झूठा सच किसका है? यशपाल का है। कर्मभूमि रंगभूमि किसका है? गबन गोदान किसका है? प्रेमचंद का है। शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे की है। और अज्ञे का पूरा नाम क्या है लल्ला? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे है। और अगला राग दरबारी किसका है लल्ला? श्रीलाल शुक्ल का है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, बने रहिएगा मेरे दोस्त। बहुत खूबसूरत से प्रश्न है जो आपको कराए जा रहे हैं लल्ला। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? ब्रजभाषा, गढ़वाली, कौरवी, भोजपुरी। तो सी इज द राइट आंसर। इसी कौरवी को लल्ला खड़ी बोली के भी नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है भैया? खड़ी बोली के नाम से इसी कौरवी को जाना जाता है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है?
टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मैं खाकर सोऊंगा, पहले खाऊंगा उसके बाद सोऊंगा। यहाँ पे दो क्रिया है, पूर्व कालिक क्रिया है लल्ला। राधा बहुत तुतलाती है, गुर्जरों में लड़ाई लड़ी, गुर्जरों में लड़ाई लड़ी। भैया देखिए ये सजाती क्रिया है, एक ही धातु से कर्म और क्रिया दोनों बनी है, तो ए इज द राइट आंसर। इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है? टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। पहला जवाब आपका बहुत सही है लल्ला। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 देखिएगा। उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं? तो आपको बता दूं लल्ला, तो बी इज द राइट आंसर। कालिदास जी अधिक प्रसिद्ध हैं और इनकी कुछ रचनाएं हैं, उनको भी आप जान लीजिए। रघुवंश, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, और इन रचनाओं का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए लल्ला, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होंगी। चलिएगा भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? लल्ला आपको जवाब देना है कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है। तो यहाँ पे देखिएगा समास का विपरीतार्थक क्या है? व्यास है कि विच्छेद है कि संधि है कि विग्रह है? तो लल्ला समास का विपरीतार्थक जो होता है लल्ला वो क्या होता है? व्यास होता है। और व्यास आपको मैं बता दूं तो व्यास को जब आप तोड़ोगे तो टूट जाएगा, विधन आस में टूट जाएगा। वी का मतलब क्या होता है लल्ला? अन्य होता है। आस का मतलब क्या होता है लल्ला? बैठना या बैठाना होता है, बैठना या बैठाना होता है। और व्यास का जो शाब्दिक अर्थ होता है लल्ला, किसी अन्य जगह बैठना या बैठाना ही क्या कहलाता है भैया? व्यास कहलाता है। और समास को तोड़ोगे लल्ला तो ये टूट जाएगा किसमें भैया? समधन आस में। सम का मतलब लल्ला होता है समीप, और आस का मतलब होता है बैठना या बैठाना। समीप बैठना या बैठाना ही क्या कहलाता है लल्ला? समास कहलाता है। इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? तो ए इज द राइट आंसर। और संधि का विलोम पूछा जाएगा भैया, तो संधि का विलोम क्या होता है? वो विग्रह होता है। और संधि को तोड़ोगे मेरे दोस्त तो ये टूट जाएगी किसमें? समधन धी में टूट जाएगी, और समधन धी में टूट जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि संधि स्वयं किस संधि का एग्जाम्पल है, तो आप लल्ला जवाब दोगे संधि स्वयं किस संधि का एग्जाम्पल है भैया? व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिएगा भैया। 24 आपसे क्या कह रहा है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो अवश्य होने वाला हो? इसे क्या बोलते हैं लल्ला? अवश्य भावी बोलते हैं। जो अवश्य होने वाला हो उसे अवश्य भावी बोलते हैं। जो तौला या नापा ना जा सके, जो समय पर संभव ना हो। तो अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके? ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है? अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? ये देखिए आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह मिल रहा है, जिसे अंग्रेजी में एक्सक्लेमेटरी कहते हैं भैया। लेकिन ये जो है विस्मयादि बोधक का तो चिन्ह है, लेकिन यहां पे आपसे कारक पूछ रहा है। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है लल्ला? को होती है। और संप्रदान कारक की विभक्ति को और के लिए होती है भैया। और अगला ऑप्शन करण कारक लिखा गया है। करण कारक की विभक्ति से होती है और के द्वारा होती है, माध्यम के अर्थ में आती है। और संबोधन कारक की विभक्ति हे भो अरे होती है। तो कौन सा जवाब सही है? डी इज द राइट आंसर। कौन सा कारक है? संबोधन कारक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिएगा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो लल्ला आपको जानकारी के लिए बता दें, ये कौरवी भी पश्चिमी हिंदी है और कन्नौजी भी है, ब्रजभाषा भी है। अर्थात ये सभी डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिएगा। इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आपको लल्ला जवाब देना है। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक जो आपके हैं वो कौन है लल्ला? ज्ञानेश्वर है। यहां मैं इससे जुड़ी हुई कुछ चीजें भी आपके लिए लेके आया हूं। संप्रदाय और संत लिखा गया है। वारकरी मैंने आपको बता दिया कौन है, ज्ञानेश्वर है। और संत काव्य के कौन है भैया? कबीरदास है। और मराठी संत किसे कहा गया है भैया? एकनाथ को क्या कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपका मन कहता है, अगर आपका दिल गवाही करता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। खटाखट अपना जवाब फटाफट आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। एक एक प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन है? वहां, धन्य धन्य, यहां, वहां, जहां, जहां। तो आपको बता दूं लल्ला बी इज द राइट आंसर।
आंसर धन्य धन्य जो है ये विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत ही आता है, इसलिए बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिएगा। 29 आपसे क्या कह रहा है भैया, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाएं मानी गई हैं और मैं 10 काम दशाओं को आपके लिए मैं लेके आया हूं, जिससे आप इस जन्म नहीं बल्कि अगले जन्म तक न भूले, इसलिए आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और इसके अंतर्गत वियोग के अंतर्गत जो 10 काम दशाएं मानी गई हैं वो अभिलाषा जो इच्छा की पर्यायवाची है, चिंता, गुण, प्रलाप, व्याधि और मरण, जड़ता, उन्माद, उद्वेग और स्मरण, ये 10 काम दशाएं मानी गई हैं। तो कौन सा जवाब सही है? सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 30 देखिएगा। पावर का उच्चारण स्थान क्या है? तो लल्ला आपको जवाब देना है। सबसे पहले कौन सा वर्ग आता है? हिंदी में वर्गों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में वर्गों की संख्या 5 है। का है, चा है, टा है, ता है और पा है। सबसे पहले का वर्ग आता है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? कंठ है। दूसरे नंबर पे चा वर्ग आता है, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? तालु को ही तालव्य बोला जाता है, कंठ को ही कंठ बोल दिया जाता है। और तीसरे नंबर पे टा वर्ग आता है, टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? मूर्धन्य है। और चौथे नंबर पे ता वर्ग आता है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान लल्ला दंत है। और पांचवें नंबर पे पा वर्ग आता है, पावर का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? ओष्ठ है। देखिए आप स्वयं उच्चरित करके वर्णों को देखिए, आप बोलिए मेरे साथ, पा, फा, बा, भा, मा। देखो आप जब बोलते हो तो आपका दोनों होठ आपस में स्पर्श कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो पावर का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? ओष्ठ है। डी इज द राइट आंसर। और तालु किसका है? तो तालु मतलब तालव्य, चावर का उच्चारण स्थान तालु है। और नासिक के अंतर्गत लल्ला प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर आता है, जिसे आप बोलते हो अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। ये 5 अक्षर को क्या बोला जाता है? नासिक बोला जाता है। और मूर्धन्य किसको बोला जाता है लल्ला? टावर को। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? मूर्धन्य है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ मेरे दोस्त। एक देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? आपको विशेषण बताना है। आप जानते भी हो कि विशेषण जो होता है उसके 4 प्रकार होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार विशेषण के 5 प्रकार बताए गए हैं। और यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? कैसा और कैसी लगाओ, गुणवाचक विशेषण पाओ। कैसी कमीज? सफेद कमीज। कैसा और कैसी लगाने पे उत्तर मिल रहा है, तो कौन सा विशेषण होगा लल्ला? गुणवाचक विशेषण होगा। वह संज्ञा और सर्वनाम शब्द जो वह विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा इत्यादि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और लल्ला परिमाण की तो बात की ही नहीं गई है, और सार्वनामिक विशेषण की भी तो कोई बात यहाँ हो ही नहीं रही है, और संख्यावाचक विशेषण यहाँ तो संख्या की बात की ही नहीं गई है। संख्यावाचक विशेषण भी आपका 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाची विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। और निश्चित संख्यावाची विशेषण भी आपका 5 प्रकार का होता है, गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक, प्रत्येक बोधक। ये 5 प्रकार होते हैं लल्ला। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 32। सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? तो लल्ला मैं सन 2010 ही नहीं, आपके लिए सन 2021 तक मैं लेके आया हूं। तो 2010 में उदय प्रकाश व्यक्ति हैं, इनकी रचना क्या है? मोहनदास और विधा क्या थी, कहानी पर इनको मिला था। और 2011 में काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु और विधा क्या थी लल्ला? उपन्यास था। और 2008 में गोविंद मिश्र कोहरे में कैद रंग, और ये क्या था लल्ला? उपन्यास था। 2009 में कैलाश वाजपेयी, और कैलाश वाजपेयी की जो रचना थी हवा में हस्ताक्षर, और इनकी विधा क्या थी लल्ला? काव्य थी। और 2021 में दया प्रकाश सिन्हा, और इनकी रचना सम्राट अशोक है, और विधा क्या है लल्ला? नाटक है। तो कौन सा जवाब आपका सही है? 2010 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? गोविंद मिश्र, कैलाश वाजपेयी, काशीनाथ सिंह, उदय प्रकाश।
तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा जवाब सही होगा लल्ला? उदय प्रकाश, डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 33, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार कौन है लल्ला? मोहन राकेश है। लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम और आपके लिए लेके आए हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानीकार कौन है? दूधनाथ सिंह है। और घंटा और संबंध के कहानीकार कौन है? ज्ञान रंजन है। कैद में लक्ष्मी के कहानीकार कौन है? राजेंद्र यादव जी हैं। तो देखिएगा ये बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 34 आपसे पूछ रहा है उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? मिश्र बंधु 3 है। गणेश बिहारी मिश्र बंधु कितने हैं लल्ला? 3 है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, मिश्र बंधु 3 है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, मिश्र बंधु 3 है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो देखिए यही तो आपको बताना है लल्ला ना, कौन सा जवाब आपका सही होगा। आपसे क्या पूछ रहा है लल्ला? उपविराम पूछ रहा है। तो आपका जो सही और एकदम सटीक जवाब है वो डी इज द राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिएगा, इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? आपको जवाब देना है लल्ला, किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? जब राम आया श्याम सो रहा था। अगला देखिएगा, शाबाश इस तरह आगे बढ़ते रहो, ये विस्मयादिबोधक है और इसे ही एक्सक्लेमेटरी अंग्रेजी में कहा जाता है और विस्मयादिबोधक चिन्ह भी है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इसे दूर रहो, मैंने किताब पढ़ी। तो सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 36 देखिएगा, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बहुब्रीहि समास कहा जाता है, द्वंद्व समास कहा जाता है, कर्मधारय समास कहा जाता है, द्विगु समास कहा जाता है। लल्ला आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पद किसमें प्रधान होते हैं लल्ला? द्वंद्व समास में होते हैं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन। और इसकी खास बात तुमको बता दूं, द्वंद्व समास की अगर आपको कभी भी पहचान करनी है तो इसमें विलोम पद पाए जाते हैं। जिस भी शब्द में विलोम पद आपको मिलता है वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होता है लल्ला। और आपको बता दूं, कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद संज्ञा होता है, और द्विगु समास में भी प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद संज्ञा होता है। लेकिन जो विशेषण होता है इसमें संख्यावाची विशेषण होता है, और कर्मधारय समास में संख्यावाची विशेषण के छोड़ के सभी प्रकार आते हैं। और बहुब्रीहि समास में बता दे लल्ला, इसमें दोनों पद अप्रधान होता है, किसी तीसरे की तरफ संकेत करता है, जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात कौन? गणेश भगवान। त्रिनेत्र, 3 है जिनके नेत्र, अर्थात कौन? शंकर भगवान। और अगर आपसे बात करें दशानन, 10 है जिसके आनंद, अर्थात कौन? रावण। तो कौन सा जवाब सही है लल्ला? द्वंद्व समास, बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का स्वरूप है। तो लल्ला आपको जवाब देना है, राष्ट्रभाषा है, विश्व भाषा है, राजभाषा है या मातृभाषा है? तो सी इज द राइट आंसर, ये राजभाषा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं लल्ला। प्रश्न संख्या 38 देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो लल्ला देखिएगा, जिमूत वाहन इंद्र का पर्यायवाची है, वासव इंद्र का पर्यायवाची है, शक्र भी इंद्र का पर्यायवाची है, जबकि पुलोजमा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है लल्ला, बल्कि ये किसका पर्यायवाची है? इंद्राणी का पर्यायवाची है। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, किसका पर्यायवाची है लल्ला? इंद्राणी का पर्यायवाची है। तो डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। लंबे समय से आप मेरे साथ बने रहे, 2 प्रश्न और बाकी है लल्ला, 2 प्रश्न और सॉल्व करते हैं, ये सेट ही सॉल्व हो जाएगा भैया। ऐसा फूल देखिएगा, प्रश्न संख्या 38 नहीं 39 देखना है। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है लल्ला? मुकुल है। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं।
40 देखिएगा, इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? तो आपको मैं बता दूं लल्ला, प्रताप नारायण मिश्र भी भारतेंदु युग के रचनाकार है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर भी भारतेंदु युग के रचनाकार है, सितारे हिंद भी भारतेंदु युग के रचनाकार है, और ये रामचंद्र शुक्ल जो है यही भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चे, आज हमारा और तुम्हारा साथ यहीं तक। आज की क्लास आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, और आप ये भी करिएगा लल्ला, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।